जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मत जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर रहे होंगे और टेट की तैयारी जिन जिन लोगों ने टेट की तैयारी कर रहे हैं उनका बेहतर तैयारी, यानी आपको प्रीवियस ईयर से आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। फिर चलिए, तो आप लोग अच्छे होंगे। अब देखिए 2019 का है, प्राइमरी का 1 से 5 तक के, ठीक। सीडीपी हम लोग सोल्व कर रहे थे। ये परीक्षा हुआ था आपका, ये 2019 का मतलब ऑनलाइन हुआ था, लेकिन पेपर हुआ था 8 जनवरी सन 2020 में, ठीक। तो अब जिसे कहने मतलब देखिए, तो हम लोग अच्छे तरीके से सोल्व करते जाएंगे और आराम से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक। तो इधर उधर की बातें ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि किसने बहु बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका डी होगा, गार्डनर, ठीक। चलिए हम लोग ऑप्शन पर डायरेक्ट जाएंगे और मेन जो एक्सप्लेन होगा उसको अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट तो हमारा यहाँ शुरू होता है। कह रहे कि बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 1983 में प्रतिपादन किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एक एकाकी न होकर के बहु प्रकारीय होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब देखिए, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत और यह बहुविमात्मक, ये दोनों नाम एक ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको इंग्लिश वाले से अगर रिलेट करेंगे तो हमको और बेहतर तरीके से समझे। और पेपर में देखिए क्या रहेगा, आपको एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश दोनों चीज मिलेगा। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों इसमें दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है हम लोगों को। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर साहब इसको 8 प्रकार के बताए, कौन कौन से। पहला है व्यक्तिक प्रबुद्धि और व्यक्तिक स्वयं बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो ये 8 प्रकार का आप देख सकते हैं और इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखिए, हो सकता है कि उसमें आपको एक प्रकार ना कुछ इसमें से क्वेश्चन बना दे कि जो किसान होता है उसका किस प्रकार की बुद्धि है, तो आप उसमें यानी कि जो किसान अनुमान लगाता है तो प्राकृतिक बुद्धि में आता है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और टाइम नहीं तोड़ा नहीं तो और एक्सप्लेन अच्छे से किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आए, देखिए डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टीज इन, यानी कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाइयां होती है। तो डिसलेक्सिया अगर देखा जाए तो पठन यानी कि रीडिंग यानी पठन संबंधी विकार है। इसको देखते हैं हम लोग, चलते हैं। डिसलेक्सिया आपका, तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है जिनके निम्नलिखित लक्षण, कौन से। वर्णमाला अधिगम में कठिनाइयां, अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर पर कर पड़ जाना। मतलब जैसे देखिए, इस ये बीमारी जब होती है तो हम एबीसीडी में कंफ्यूज होता है, व को व और बी को डी और बी को डी हम बोल जाते हैं, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। समावेशी कक्षा जो होती है, इंक्लूसिव क्लासेस, उसमें एक क्या है निगेटिव उसमें पूछा। देखिए हम लोग समझते चलेंगे। कह रहे कि पहला ऑप्शन, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये सही बात है। कह रहे कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। और शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, भी सही बात है। और शिक्षक को सीखने के अक्षम अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। देखिए इसमें आपका निगेटिव पूछा था, तो निगेटिव आपका ए, आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं अच्छे तरीके से। अब यहां बता रहा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए, कौन कौन सी। देखिए हम लोग देखते हैं, तो बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए,
शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में करे कि अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए और शिक्षक को बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। इस तरीके से आप ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए मतलब क्या करना चाहिए। हतोत्साहित ये गलत हो जाएगा। आप टीचर होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना है। प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, हमें रोकना भी नहीं है। ठीक। और हम लोग देखते हैं अनुमति नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। हम लोगों को देखिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रेरित करना चाहिए। ठीक। देखिए ऑप्शन में दिया अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। कह रहे कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे। तो आपका ऑप्शन सही है ए, शारीरिक विकास से। थोड़ा इस एक्सप्लेन को हम लोग अच्छे से देखते चलेंगे। एक बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वृद्धि किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ अगर देखा जाए तो आपका होता है ऑप्शन ए आपका राइट होगा, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होता है। ठीक। इतनी गर्भाधान के साथ ही तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। ये था इसका एक्सप्लेन। तो देखिए ये जो मानव विकास जो प्रारंभ होती है गर्भाधान से के साथ विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म से उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ध्यातव्य है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम और निरंतर चलती रहती है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें देखिए इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तो आर्यम गने। अब देखिए यहाँ पे पुस्तक के बारे में जब दिया है इनमें अच्छे तरीके दिया है, इसको हम लोग देखना जरूर, क्योंकि इसमें देखिए अब आईएएस में पूछा है आर्यन गने द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ईएल थर्नडाइक एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। ये सब जितना दिया आप उसमें आप याद होना चाहिए। बीएफ स्किनर का द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, आईवी पावलाव महोदय का कंडीशन रिफ्लेक्सेस ऑफ व लेक्चर्स ऑफ कंडीशन। ये सब आप देख सकते हैं, तो इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है। देखिए ऑप्शन इधर दिया है, तो ऑप्शन हम लोग इधर देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पहला ऑप्शन है जरसील्ड का, दूसरा है स्टिनले हॉल का और तीसरा है सिम्पसन का, चौथा है क्रोएनक्रो का। इसमें आपका राइट ऑप्शन बी होगा, स्टिनले हॉल महोदय का। ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब इसमें दिया इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे, जितना पॉइंट दिया एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे। स्टिनले हॉल के अनुसार आपने अभी देखा, अब जरसील्ड के अनुसार थोड़ा हम देख लेते हैं। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो हमें जरसील्ड वाला और ये सब ध्यान में रखना है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के विचार के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। ठीक। क्रो के अनुसार देखते हैं हम लोग, किशोर ही वर्तमान की
शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये सब चीज इंपोर्टेंट आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के कुल कितना समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण अगर देखा जाए तो ये आपका लगता है 36 मिनट। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जितने हैं हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग बोला जाता है, ये भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। इसका विभाजन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। देखिए, पाठ योजना का निर्माण करने में 6 मिनट, शिक्षण के लिए 6 मिनट, प्रतिपुष्टि या पोषण के लिए 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण के लिए 6 मिनट, और पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट, और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट। तो सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका 36 मिनट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पाठ योजना बनाने के लिए कितने मिनट लग सकता है, तो 6 मिनट। यानी ये ध्यान रखिएगा कि जितना आपके 6 दिया है ये टीचिंग माइक्रो टीचिंग में, वो आपका 6 मिनट ही लगता है। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो आप इसको देख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन देख कौन से हम लोग अच्छे तरीके देखते चलेंगे। तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी रास महोदय ने इसको कहा था। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसको देखते चलेंगे। इसको देखते हैं हम लोग ऑप्शन सी को। चलिए देखते हैं हम लोग। रास महोदय ने इसको कहा था। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें जो और इंपोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। गेट्स व अन्य ने सीखने के वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते। सॉरी, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे मतलब क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए? नहीं, हमको नहीं देना है, दंड नहीं देना है। ठीक, तो हमें देखिए मेन पॉइंट में चलेंगे। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यानी कि प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, हमें उसको परामर्श देना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सप्लेन में कैसे दिया, इसको समझते हुए चलेंगे। मेन पॉइंट यहाँ से चलता है। देखिए, यानी कह रहे कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए, मधुर तथा संवेगात्मक व्यवहार दिया जाना चाहिए। हमारे अंदर ये टीचर क्रम है तो हमारे अंदर ये सब क्वालिटी होना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आना चाहिए, आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे कि पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है। तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास, यानी कि जब तक छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हमें उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यानी उनको पाठ्य सामग्री कोई दिक्कत है, वो बहुत दिक्कत करेगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। तो पाठ्य सामग्री क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों की रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती है। आई होप आप लोग को समझ में आनी चाहिए। देखिए, तो इसमें देखिए थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि यहाँ पे देखिए अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के अंदर ये सब चीज करवाना चाहिए, तब जाकर बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ठीक, तो ऑप्शन आपका सी, यानी कि बीएफ ब्लूम ने नहीं किया था, बाकी कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक साहब ने, इन लोगों ने किया था। ठीक, तो प्रीवियस से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीज देखिए कितना अच्छे तरीके से घूम घुमा के रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं सब। ठीक, तो एक्सप्लेन को आप इसको आराम से देख सकते हैं। जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उसको ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे।
समय नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा हम लोग इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, अवरोधन मतलब रुकावट का, कैसे होता है देखिए इसका हम लोग समझते हैं। तो मेन पॉइंट हम लोग चलेंगे, ऑप्शन डी सही है। यदि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहता है तो क्या होता है, वो उसके पढ़ने को मन नहीं करता है उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस एक्सप्लेन को थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करते चलेंगे। शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। जबकि अव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है? चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें आपका कौन सही होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। ठीक, यानी बी कौन सा है? प्रस्तावना कौशल में। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे मैंने आप लोग को जस्ट अभी उधर बताया था आपको कि मेन पॉइंट क्या होता है। देखिए प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से हैं? पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए, आदंत ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता, उद्दीपन प्रभाव, ये सब चीज होने चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा इसको अच्छे देखिए, ये मिलाने वाला दिया है, आप इसको देख सकते हैं। स्तंभ दिया है मिलाने के लिए, कह रहा स्तंभ ए और बी से मिलान कीजिए। कह रहे कि ये दिया है वो उनके मतलब कि जो बुक है और लेखक के नाम है, इसको आपको मैच कराना है। ठीक, तो आप इसको विधिवत से यहाँ पे देखकर मिला सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? आपका ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ठीक, एनिमल इंटेलिजेंस थर्नडाइक साहब का है, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर साहब का, सागर भित्ति का नियम गेस्टाल्ट का, अनुकूलन पियाजे साहब का। ये सब चीज ध्यान रखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये देखिए हम लोग इधर देखते हैं, इसका ऑप्शन इधर दिया है। ये आपका देखिए निरंतरता का सिद्धांत। चलिए अब यहां से देखिए विकास से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन यहां से बनने के चांस है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंत संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? ये बता रहा है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। अब अंतःक्रिया क्या कहता है? कह रहे विकास का सिद्धांत क्या करे? बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया से होता है। यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का समायोजन होता है, तब जाकर हमारा विकास होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो 86वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन ए आपका सही होगा। देखिए यहाँ थोड़ा समझते चलेंगे। भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन सन 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित, जिनमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़ करके अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिसमें शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ से आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिले। एनसीएफ 2000 यानी एनसीएफ से राइट टू एजुकेशन से 2009 वाला जो है उसी से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनसीएफ और राइट टू एजुकेशन RT 2009 आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक,
आगे बढ़ेंगे हम लोग 19, क्वेश्चन नंबर 19। अभिप्रेरणा में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभिप्रेरणा वाला अगर देखा जाए तो ये आपके ऑप्शन होगा मैकडूगल साहब हैं। ठीक, तो आपको ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट होगा, बाल्यावस्था को। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए कहा है कि वास्तव में माता पिता के ये बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की अधिगम है, यह किसने कहा था? तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड महोदय ने। अब इनको देखना, देखिए एक्सप्लेन के साथ साथ हम लोग इसको देखेंगे। अब गिलफोर्ड महोदय हम लोग देखा, इनके साथ 3 और उनको भी देख लेते हैं। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा। स्किनर महोदय कहते हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ठीक, क्रो महोदय कहते हैं कि आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम होता है। तो ये सब चीज देखिए, अगर एक आपका दिया है तो 3 आप याद कर सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फिर से यहाँ पे दे दिया आपको मिलान करने, मैचिंग करने के लिए। तो मैचिंग वाला ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। देखिए लिखा है ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर। अब ये सब इधर दिया है उनके। ठीक, अब हमें मिलान करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है अच्छे तरीके से, यानी 4 ऑप्शन दिया है, 4 दिया है, उसमें आपको मिलान करना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ठीक, ये आपका राइट होगा। थोड़ा समझते हुए चलेंगे हम लोग। ब्रूनर महोदय संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल महोदय अग्रिम संघटक संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर महोदय बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डनर साइलेक्टिक्स शिक्षण प्रतिमान। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये सब अच्छे से देख सकते हैं, बार बार इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, समस्या की पहचान। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सब चीज आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। तो समस्या समाधान के 5 चरण होते हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा 5 होते कौन कौन से? समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, दूसरा तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, रखना है। और ये ध्यान रखना है कि यानी पूछ सकता है कि समस्या समाधान के कितने चरण है? तो 5 चरण है। तो 5 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होगा जब, मतलब बालकों का अधिगम बच्चे कैसे ज्यादा सीख सकते हैं, एक कैसे होगा? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन कौन होना चाहिए? थोड़ा सा ऑप्शन, क्योंकि टाइम नहीं है, हम लोग ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मेन ऑप्शन जो सही होगा उसी पर हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, तो बी को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे एक्सप्लेन। आपका ऑप्शन बी होगा। हम लोग यहाँ पे अच्छे तरह डिटेल में यहाँ पे समझते चलेंगे। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, क्योंकि अधिगम शिक्षण के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों में हो सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन 3 प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही बेंजामिन एवं ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा है मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 करा है, देखिए कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है?
तो आपका ऑप्शन सी होगा, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसको समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए दिया है, इसको एक्सप्लेन को अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए इतना अच्छे दिया है। तो स्मृति स्तर पर सोपान, बोध स्तर पे सोपान। ठीक। हार्वर्ड ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना पांच प्रमुख पदों में दिया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये शिक्षण प्रतिमान की संरचना किसने किया था? तो हार्वर्ड ने। और यहाँ पे बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मैरिसन हैं। ये आप दोनों को याद ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। ठीक। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर पूछ देगा तो आपको देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे दिया है दोनों लोगों का। इनका देखिए, ये हार्वर्ड साहब का देखते हैं। प्रस्तावना पहला हो गया, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, और सामान्यीकरण और प्रयोग। तो लास्ट में हमारा 5वें नंबर में आता है प्रयोग, और पहले नंबर में आता है प्रस्तावना। और इनके देखते हैं हम लोग, हेनरी साहब का पहला है अन्वेषण, इनका है प्रस्तुतिकरण, दूसरा तीसरा है हमारा आत्मीकरण अथवा परिपाक, और चौथा है व्यवस्था, और पांचवा है वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, और दोनों में से अगर देकर के पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं? पुनर्वलन का सिद्धांत अगर देखा जाए तो कौन है, इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से, इसका देखिए आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक। डी में देखिए दिया अच्छे तरीके समझते चलेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अधिगम सिद्धांत को पुनर्वलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई है। इनके अनुसार पुनर्वलन से तात्पर्य किसी अपेक्षा अनुक्रिया को प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करती है। ये आपका इसका अगर देखा जाए तो इसका आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था इसका? यानी डी ऑप्शन राइट होगा। 26 का डी आपका राइट होगा। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो अंत प्रज्ञ अवस्था, ये उसमें नहीं आता है। ठीक। कौन कौन आता है इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। इसमें देखिए इनका कौन कौन सा, क्रियात्मक अवस्था और प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ये सब आते हैं ब्रूनर साहब में। और ये जो आत्म प्रज्ञा होती है ये जीन पियाजे साहब का है। तो यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसकी दूसरी यानी कि, तो आप उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि मारिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। वे कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। देखिए इसमें थोड़ा सा घुमाया है, आप अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन आपका कौन होगा? ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ऑप्शन बी होगा सही। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके एक्सप्लेन को हम लोग देखते हैं। हेनरी सी मैरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। देखिए, खोज, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, संगठन, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, देखते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर आपका था 28। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। मतलब निगेटिव पूछ रहा है ना, तो निगेटिव, बाकी इसमें सब हैं। अब देखिए, BS ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैंडबुक फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेनियन 1956 यानी 1956 में लिखा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में
में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तक बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास में संबंधित है। ब्लूम साहब ने देखिए ब्लूम साहब क्या करते हैं, हाँ, संज्ञानात्मक को 6 वर्गों में बांटा है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देख क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है क्वेश्चन हमारा। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। नतोदर, लंबवत, पूर्णोत्तर। मिश्रित आपका नहीं है, सॉरी आपका ये लंबवत नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें निगेटिव पूछा तो नहीं, बाकी ये सब नतोदर, मिश्रित और ये सब है। देखिए इसमें आपका कौन है, इसको समझाते हुए गया है अच्छे तरीके देखते हुए चलेंगे। देखिए आपका ये जो है आपका पहला है सरल रेखीय वक्र, समान निष्पादन वक्र। दूसरा है उन्नतोदर वक्र। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। तो उम्मीद होगी इससे आपको समझ में। देखिए यहाँ पे अच्छे दिया है। तीसरा हमारा है नतोदर वक्र और चौथा हमारा है मिश्रित वक्र। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको अब हो सकता है कि आपसे इसमें से पूछ दे, चारों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब 30 क्वेश्चन आप हम लोगों ने किया सीडीपी के, यानी 2019 का पेपर हम लोगों ने सोल्व किया। ठीक, तो उम्मीद होगी कि आप लोग को ये चीज अच्छे से लगा होगा और अच्छे तरीके देखिए। थोड़ा समय कम है इसलिए हम एक्सप्लेन ज्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं एक एक ऑप्शन पे, और डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे आ रहे हैं कि ताकि ऑप्शन देखिए जो सही ऑप्शन है उसको करने के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे हमारा कम से कम अच्छे तरीके से उस हेडिंग से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने वाले होंगे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इससे ये फायदा हो रहा है। ठीक, चलिए तो उम्मीद होगी कि आप लोग को अच्छे से अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो चलिए अब सीडीपी हमारे जैसे खत्म हो रहा है फिर हम लोग हिंदी शुरू कर देंगे। फिर हिंदी के साथ साथ हम लोग थोड़ा, क्योंकि इसमें वीडियो का इधर टाइमिंग इसलिए गड़बड़ हो रही है कि क्योंकि लाइट नहीं रही तो मोबाइल नहीं चार्ज होगा तो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा समय के इधर उधर हो रहा है। अगर सिस्टम जैसे सही हो रहा है हम टाइम टू टाइम हम आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, तो अच्छा नंबरों से आप लोग सब लोग पास होंगे। जितने लोग अच्छे से देख रहे हैं ईमानदारी से और अपने रिवीजन करिए नोट्स को अच्छे तरीके से, फिर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम इस लेक्चर से आपको कम से कम, अगर आपका टारगेट अगर रिवीजन करें अच्छे तरीके से तो कम 30 में से तो कितना कम तो आपका 25 नंबर तो 100% आएगा। चलिए तो वो आप कितना ईमानदारी से पढ़ते हो आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा काम अच्छे तरीके से आप कंटेंट देना, आप उसके रिवीजन कितना करते हो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो चलिए उम्मीद होगी कि ये चीज आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो चलिए सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताते रहे। जो कोई गलती हो रही है आप लोग गलती जरूर बताते रहे, बिना हिचक गलती आप लोग बताते रहिए। कोई दिक्कत हो रही है फिर हम लोग उसको सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग यदि हमारी गलती बताते हैं तो हमारा आप लोग सबसे बड़े शुभचिंतक होंगे। ठीक, हम वो शिक्षक नहीं कि जो हमारी कमी बताएगा हम उसको उस पर गुस्से आएंगे, नहीं, आप लोग हमारी कमी बताएंगे तो हम कमी को सुधारना शुरू करेंगे। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उम्मीद होगी कि ये चीज आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक, तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।